हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परमार्थ शिक्षा निकेतन। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12th का मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने जो मैथ्स के लेक्चर देखे हैं वहाँ पर मैंने 11th एंड 12th को कंबाइंड करके लेक्चर्स अपलोड किए थे ना, कंबाइंड लेक्चर्स अपलोड किए थे जिसमें मैंने कैलकुलस स्टार्ट किया है। तो वो देखना तो 12th के लिए ज़रूरी है ही, क्योंकि वहीं से आपकी कैलकुलस का बेस बनेगा। ठीक है, जो भी मैं वहाँ पे कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं तो पूरी की पूरी कैलकुलस कॉन्टिन्यूटी के बाद आपके ही कोर्स में है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन तक। सो कॉन्टिन्यूटी हो गई, डिफरेंशियबिलिटी हो गई, डिफरेंशिएशन हो गया और इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट, सारा का सारा कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड है? लिमिट पे बेस्ड है। इसलिए लिमिट पढ़ना काफ़ी ज़रूरी था। ठीक है, और कॉन्टिन्यूटी की अगर डेफिनेशन ही देखी जाए तो अभी लिमिट की डेफिनेशन के ही बेसिस पर है। ठीक है, सो इसलिए लिमिट पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी था। तो लिमिट के कॉन्सेप्ट को हमने दोनों क्लास के लिए दिया, 11th के लिए भी दिया और 12th के लिए भी दिया। ठीक है, तो अब क्या है, अब हम लोग इवेल्युएशन ऑफ लिमिट पढ़ रहे हैं, लिमिट को कैसे हम इवेल्युएट करते हैं। तो वहाँ पर 12th को भी वो लेक्चर देखना है और 11th को तो देखना ही देखना है, क्योंकि 11th के कोर्स में। ठीक है, वो लेक्चर चलता रहेगा, उसमें धीरे धीरे हम लिमिट को खत्म करेंगे। लिमिट को खत्म करने के बाद कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट होगा। ठीक है, और इस तरीके से पूरा का पूरा कैलकुलस हम डील करेंगे। लेकिन पैरेलली साथ में क्योंकि 12th का भी कोर्स कुछ कवर होना चाहिए। ठीक है, टाइम धीरे धीरे जो है खत्म हो रहा है ना, टाइम हम लोग के पास ज़्यादा है नहीं और एग्जाम्स आ जाएंगे 3-4 मंथ बाद। तो क्या करना है कि ये साथ में पैरेलली हमको अलजेब्रा वाला पोर्शन भी स्टार्ट करके चलना है। तो 12th की मगर अलजेब्रा की बात करूं तो आप में 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कि स्टार्ट हम करेंगे कहाँ से? मैट्रिसेस से। मैट्रिसेस पढ़ेंगे, उसके बाद डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का एक पार्ट है। ठीक है, तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट देखेंगे। उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री डील करेंगे, है ना, और रिलेशन फंक्शन भी साथ में, रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सब है। ट्रिग्नोमेट्री का एक ही पोर्शन आप में बचा है, जैसे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बाकी सारा का सारा 11th में है। तो इस तरीके से जो है पूरे कोर्स को लेके चला जाएगा। उधर कैलकुलस भी चल रहा है और इधर साथ में पैरेलली आपका अलजेब्रा भी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? ये लेक्चर 1 है। मैंने लेक्चर 1 नाम इसलिए दिया है क्योंकि 12th का सेपरेट स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मैंने इसको लेक्चर 1 नाम दिया है। तो इसमें हम लोग क्या डील करेंगे? मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। मैट्रिक्स से स्टार्ट करता हूँ कि व्हाट इज मैट्रिक्स, और उसके बाद मैट्रिक्स के टाइप्स, और ऐसे धीरे धीरे मैट्रिक्स में प्रोसीड करेंगे, फिर डिटर्मिनेंट की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग लेक्चर 1 की तरफ और देखते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूं, ठीक है, अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूं, जैसे कि हम लोग पहले बात करें, ये कॉन्सेप्ट जो है, ये मैट्रिक्स की जो बात आती है, ये आती कहाँ से है? जब आप हायर क्लास में जाएंगे, बीएससी करेंगे या फिर बीटेक करेंगे, एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा एक कॉन्सेप्ट, मैथमेटिक्स की एक ब्रांच जिसको बोलते हैं लीनियर एल्जेब्रा। ठीक है, लीनियर एल्जेब्रा। लीनियर एल्जेब्रा का मतलब क्या है कि हम जो लोग लाइंस देखते हैं, हम लोगों ने अपने क्लास 6th में या 7th में या 8th में, ठीक है ना, और 10th में हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट देखा होगा, ज़रूर हम लोगों ने इस चीज़ को पढ़ी होगी। इसमें से किसी भी एक क्लास में पढ़े होंगे, हो सकता है आपके कोर्स में या करिकुलम में 7th में हो, 8th में हो, ठीक है, 6th में हो। इस तरीके से की इक्वेशन आपने 10th में सॉल्व करी होगी, जैसे कि ये है, ठीक है ना, -x+2 इज इक्वल टू समथिंग, कुछ भी लेते हैं, मान लो 7 है। तो इस टाइप की दो इक्वेशंस को आपने सॉल्व किया। ये क्या है? ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि x की पावर 1 है, y की पावर 1 है। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ अ लाइन, एक लाइन की इक्वेशन है। वैसे ये क्या है? ये भी है इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, ये भी है इक्वेशन ऑफ अ लाइन, एक लाइन की इक्वेशन है। तो इस लाइन की इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करके अननोन की x और y की वैल्यू निकालते थे। ये हम लोगों ने देखा, डिफरेंट डिफरेंट मेथड देखे हम लोगों ने क्या देखा था? एलिमिनेशन मेथड देखा, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखा। 10th में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट आपने मेथड्स देखे थे। उसी के क्रम में अगर मैं बात करूं कि हमारे पास बहुत सारी इक्वेशंस हैं, ऐसे ही बहुत सारी इक्वेशंस हैं लाइन की, जैसे कि आप लोगों ने 10th में ये भी देखा होगा ना कि इस टाइप की अगर लाइन बनती है तो ये लाइन का इक्वेशन क्या होता है? जरा बताइए, ये लाइन का इक्वेशन क्या है? अगर मैं इसको x कोऑर्डिनेट मानता हूँ और इसको y कोऑर्डिनेट मानता हूँ, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? इस लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू mx प्लस सी।
यहाँ पे m क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप है, स्लोप का मतलब ये थीटा है तो इसका tan थीटा m होता है, m इज इक्वल टू tan थीटा। और ये c क्या है, c है यहाँ पर ये जो इंटरनल पार्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से इस इक्वेशन को हमने लाइन की इक्वेशन बोला, और वो बेसिकली वो लाइन है क्या, लाइन है कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। यहाँ पे एक पॉइंट लिया, यहाँ पे एक पॉइंट लिया, ये सारे पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर देंगे, मिला देंगे, तो हमको एक स्ट्रेट लाइन जो है मिल जाएगी, ठीक है। और ये पॉइंट है क्या, इनको अगर रिप्रेजेंट करना हो तो एक्स कामा वाई में रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। यहाँ पर एक्स में एक्स डिस्टेंस चले, उसके बाद वाई डिस्टेंस चले तो इस पॉइंट तक पहुंचे, तो उन्हीं एक्स वाई को हमने इस रिलेशन के फॉर्म में लिख दिया है कि एक्स और वाई में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो उसको हमने स्ट्रेट लाइन बोला। तो स्ट्रेट लाइन वगैरह हम लोग देख चुके हैं। स्ट्रेट लाइन की मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं, तो जब भी हम लाइन की मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं तो वो लीनियर अलजेब्रा के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो वहां पर डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस हमको मिलेंगे, हमको बहुत सारी इक्वेशंस मिल सकती हैं, नंबर ऑफ इक्वेशंस। जरूरी नहीं है कि हमने जो 2 इक्वेशन सॉल्व करने के मेथड्स देखे हैं, कौन कौन से मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उतने ही हमारे लिए सफिशिएंट हो। आप सोचो कि आपके पास 5-6 इक्वेशन दे रखी हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, मान लो 7 इक्वेशन दे रखी हैं और 7 अननोन है, ठीक है। तो क्या करोगे आप, 2 इक्वेशन से एक अननोन निकालोगे, फिर 2 इक्वेशन से एक अननोन निकालोगे, इन दोनों को सॉल्व करोगे, फिर इन दोनों को सॉल्व करोगे, वैल्यू आएगी, फिर पुट करोगे। इस तरीके से सोचो कि प्रोसेस कितनी लंबी होगी। अगर आपको सारे अननोन निकालने हैं तो ये प्रोसेस कितनी लंबी होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगी। तो इस तरीके से जब हमको इस टाइप की एनालिसिस को डील करना पड़ा, तो जो हमारे मैथमेटिशियंस थे पहले के लोग, उनको लगा कि यार ये तो क्या है कि बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है, जब हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा हैं, 3 है, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, और इनकी भी बात छोड़ो, जब आपके पास बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, 15 20 30 50 इक्वेशंस डील करनी हो, ऐसे अननोन हो, ठीक है, क्योंकि हमारी जो रियल लाइफ जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें बहुत सारी डिफिकल्ट कैलकुलेशन होती हैं, बहुत सारी इक्वेशंस हमारे सामने आती हैं, ठीक है, उनको डील करना होता, तब हम क्या करेंगे, तब क्या हम उन्हीं मेथड्स पे डिपेंडेंट रहेंगे। तो इस तरीके से तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तब एक ज़रूरत पड़ी किसकी, एक नए कॉन्सेप्ट की, एक नए कॉन्सेप्ट की। तो कौन सा कॉन्सेप्ट दिया गया, तब बताया गया मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। पहले मैं ये समझा दूं, ठीक है, कि इसका एप्लीकेशन क्या है, क्यों आया, तो उसके बाद मैं मैट्रिक्स को लेके चलता हूँ। जैसे कि मान लें हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है 2x + 3y - 7z इज इक्वल टू समथिंग, इक्वल टू मान लो 0 लिखा हुआ है, ठीक है। और ऐसे ही मान लेते हैं -x + 24y - √3 इज इक्वल टू √3z इज इक्वल टू 2 है, मान लो, है ना, इस तरीके से। ऐसे ही मान लेते हैं +3x - y और +z इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं 3 है। तो ये 3 है, मान लो 3 इक्वेशन है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 5 भी, 3 इक्वेशन है। अब इनको हमें सॉल्व करना हो तो एक नया मेथड बनाया गया, उन्होंने कहा कि भाई कोफिशिएंट को अलग कर लो। उस टाइम के जो मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने ये सारी चीजें बताई हम लोगों को, ठीक है। तो ये बोला गया कि आप एक काम करो, सारे कोफिशिएंट को एक कर लो, कोफिशिएंट को एक साथ इस तरीके से लिख लो, अरेंज कर लो, ठीक है, इस तरीके से 2 - 1 + 3, और यहाँ पर अरेंज करो आप 3 2 24 और यहाँ पे -1, उसके बाद +1 यहाँ +7 सॉरी -7 और यहाँ पे -√3 और यहाँ पर +1, इस तरीके से आप अरेंज कर लो। उसके बाद जितने अननोन है उसको आप इस तरीके से अरेंज करो, x y z, तो यहाँ पे लिखो x, यहाँ पे लिखो y, यहाँ पे लिखो z इज इक्वल टू जो इधर के साइड के हैं जो आ रहा है ना, जो कांस्टेंट टर्म है, इनको भी लिख लो, यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो इस तरीके से लिख लिया। अब उसके बाद कहा कि एक काम करो, अगर मैं इस पूरे के पूरे फैक्टर को मैं इधर लेके चला जाऊं, ठीक है, और मैं सॉल्व करूं तो हमको डायरेक्ट x y z मिल जाएगा। तो इस तरीके से इसके रूल्स बन रहे हैं, मैट्रिक्स के रूल्स बन रहे हैं। यहाँ पर जो भी आएगा इसको ले जाएंगे, यहाँ पे इनवर्स होगा इसका 0 2 3, इस वाले मैट्रिक्स का इनवर्स हो गया, यहाँ पे इनवर्स जो भी निकलेगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, हमको एक्स वाई जेड की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो जब नंबर ऑफ इक्वेशंस हमारे पास आई, बहुत ज़्यादा इक्वेशंस थी, तो उनको सॉल्व करने के लिए एक अल्टरनेटिव मेथड का को जो है डिज़ाइन किया गया। तो उसी को यहाँ पर जो हमने ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाया, ये अननोन वेरिएबल्स का मैट्रिक्स बनाया और ये जो कांस्टेंट टर्म का मैट्रिक्स बनाया, ये सब क्या है, ये सब मैट्रिक्स हैं। अब मैट्रिक्स में हम लोग देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि 3 रो हैं और 3 कॉलम है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा एक ही कॉलम में लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने देखा एक ही कॉलम में लिखा हुआ है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन पे कि मैट्रिक्स को डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है।
सब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ रेक्टेंगुलर अरे। रेक्टेंगुलर का मतलब होता है रेक्टेंगल के फॉर्म में जहाँ पर कुछ लेंथ हो और कुछ विड्थ हो, तो लेंथ और विड्थ में कुछ है, ठीक है, कुछ स्पेस घेरेगा, कुछ जगह घेरेगा, उसमें उसमें हम लोगों ने क्या किया, रेक्टेंगुलर अरे ऑफ सिंबल। सिंबल का एक अरे है, रेक्टेंगुलर अरे है, जिसमें ये दो डायमेंशन है, एक डायमेंशन ये है, एक डायमेंशन ये है, विच कुड बी रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। इनके अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं, रियल नंबर्स भी रख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी रख सकते हैं, ठीक है। along rows and columns is called a matrix। तो रोज के along और कॉलम के along अगर हम नंबर्स को लिखते चले जाएं, इस डायरेक्शन में लिखते चले जाएं, इस डायमेंशन में लिखते चले जाएं, ठीक है, और उसको अगर हम एक ये बिग ब्रैकेट के अंदर रखें, तो ये जो एरे हमको मिलता है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। Thus a system of m cross n symbols arranged in a rectangular formation along m rows and n columns and bounded by the brackets is called a m by n matrix or m cross n matrix, which is written as m cross n matrix। तो यहाँ पे ये बताया गया कि अगर हमारे पास m n एलिमेंट्स हों, m इंटू n एलिमेंट्स हों, जैसे कि 2 इंटू 3 एलिमेंट हो, 6 एलिमेंट्स हों आपके पास, तो आप 6 एलिमेंट्स को अरेंज करो रो के अकॉर्डिंग और कॉलम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वहां से जो स्ट्रक्चर, जो अरे आपको मिलेगा, वही क्या है, वही हमारा मैट्रिक्स है। तो हम अगर हमारे पास 6 एलिमेंट है, मान लो ए बी सी डी, ठीक है, इस तरीके से हैं, ए बी सी डी ई एफ, इस तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं कि इनको रो में 2 रो हो गई हमारे पास और 1 2 3 कॉलम हो गए, ठीक है। या हम इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं कि ए बी सी डी ई एफ, इस तरीके से अरेंज करें कि नहीं हमारे पास 2 कॉलम है और 3 रो हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट है, ठीक है। सो हमको डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्स भी मिलेंगे, ये दोनों मैट्रिक्स अलग अलग हो गए, तो इन्हीं को हम लोग मैट्रिक्स बोल रहे हैं। अब यहाँ पर इसको पढ़ेंगे कैसे, मैट्रिक्स ए, ठीक है, मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर कितना, 2/3, ठीक है, क्योंकि 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो ये ध्यान में रखेंगे हम लोग, यहाँ पर जो लिखते हैं m क्रॉस n, उसमें m क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, जो ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे m तक जाएंगे, और ऐसे n क्या है, 1 2 3 4 5 ऐसे n तक n कॉलम्स हैं हमारे पास, ठीक है। सो अब मैं आपको डिफाइन करके दिखाता हूँ कि मैट्रिक्स को डिफाइन कैसे करते हैं। तो मैट्रिक्स जो है उसको ऐसे रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर रखते हैं, उसके अंदर उसके एलिमेंट्स को रखते हैं और उसको एक सिंबल से डिफाइन करते हैं, मान लेते हैं x। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, ऐसे एक ब्रैकेट के अंदर इसको पढ़ेंगे हम मैट्रिक्स x, इसको क्या पढ़ेंगे, मैट्रिक्स x। अब उसमें जितनी रोज हैं और जितने कॉलम्स हैं, ठीक है, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं रोज इंटू कॉलम्स करके, m इंटू n का मतलब m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, ठीक है। और एलिमेंट्स क्या होंगे, रोज और कॉलम को अगर हम बनाएं तो जहां जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे वहां वहां पे हम एलिमेंट्स को रखेंगे, या उतने एलिमेंट्स हमारे पास होंगे, ठीक है। इन अ कंपैक्ट फॉर्म द एबव मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड बाय a इज इक्वल टू a i j, i जो है 1 से लेकर m तक होगा और j जो है 1 से लेकर n तक होगा, और सिंपली a i j इज m cross n। The numbers a11 a12 etc of this rectangular array are called the elements of the matrix. The element aij belongs to the ith row and jth column and is called aijth element of the matrix। तो जरा इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखूं इसको, ठीक है ना, बहुत ही छोटे फॉर्म में लिखूं, तो मैं ऐसे डिफाइन करूंगा कि मैट्रिक्स मैट्रिक्स x इज इक्वल टू, ठीक है, मैट्रिक्स x इज इक्वल टू, अगर मैं इस चीज को लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा मैथ की लैंग्वेज में, मैट्रिक्स x, ऐसे बिग ब्रैकेट x बना दिया, इसका मतलब क्या है, मैट्रिक्स x है, ठीक। सो इसको हमने डिफाइन किया ए आई जे m क्रॉस n, वेयर, ठीक है ना, फॉर एवरी i कामा j बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर है, i कामा j नेचुरल नंबर है, और कहाँ तक होगा, i की वैल्यू क्या होगी, 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, 0 से बड़ी होगी, इक्वल नहीं लगाया मैंने, और i की वैल्यू कहाँ तक होगी, m तक होगी, ठीक है ना, i बिलोंग्स टू m, ध्यान रखना ये m, और j क्या है, j 0 से बड़ा होगा और कहाँ तक होगा, n तक होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने i और j को डिफाइन कर दिया। अब जरा इसका मतलब समझते हैं कि हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है कि मैट्रिक्स x इज इक्वल टू, मैट्रिक्स के अंदर आ गया ए आई जे, क्या आ गया, ए आई जे आ गया, ए आई जे इज कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ये क्या है, ये मैट्रिक्स का एलिमेंट है, ठीक है, मैट्रिक्स का एलिमेंट है। अब इसको डिफाइन कैसे किया गया कि ये जो एलिमेंट ए है,
ये क्या है, कहाँ है, ए आई जे इज इक्वल टू एलिमेंट एट ith रो एंड jth कॉलम। एलिमेंट कहाँ पर, एट ith रो एंड jth कॉलम। ऐसा एलिमेंट जो ith रे में हो और jth कॉलम में हो उसे हम लोग बोलेंगे ए आई जे। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, लिखा हो A23, इसका मतलब क्या, ये एलिमेंट कहाँ पर होगा, सेकेंड रो में, इन सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। ठीक है, तो ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम में होगा। तो ऐसे अगर मैं बात करूं इस तरीके से, यहाँ फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, और 1 2 3, ठीक है, 4 कॉलम बना दे और 3 रो बना दे, तो ये एलिमेंट कहाँ पर होगा, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, यानी कि यहाँ पर ये एलिमेंट होगा। ठीक है, सो यहाँ पर ये एलिमेंट बना दिया हमने। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा एलिमेंट पर्टिकुलरली कहाँ पर। ठीक है, सो अभी हमने क्या किया, अभी हमने केवल इसको डिफाइन किया है मैट्रिक्स को। सो अगर मैं इस डिफिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चन कुछ बोलूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है, कि मैंने डिफाइन किया मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे, ठीक है ना। मान लो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ 2x2, ठीक है, ए आई जे 2x2 फॉर एवरी, ठीक है, फॉर एवरी आई कामा जे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, और साथ में ये बता दिया कि ए आई जे इक्वल टू किसके होगा, ये मान लेते हैं 2i-5 के इक्वल, 5j के इक्वल। चलो ये एकदम सिंपल सा हम क्वेश्चन लेते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें एक 2x2 का मैट्रिक्स डिजाइन करना है। सो हमने 2x2 का मैट्रिक्स यहाँ पर बना लिया, ये 2x2 है। इसका मतलब इसमें 2 रोज होंगी, कितनी रोज होंगी, 2 रोज। तो मान लो हमने ये एक रो बना ली, एक रो हो गई, उसके बाद दूसरी रो यहाँ पर बना ली, ये 2 रो हो गई। ठीक है, और उसके बाद 2 कॉलम होंगे, तो एक कॉलम ये हो गया, उसके बाद ये क्या हो गया, हमारा दूसरा कॉलम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पर एलिमेंट होगा, ये यहाँ पर हमारा पहला एलिमेंट होगा, जिसका नाम क्या होगा, A11। इसका नाम क्या होगा, A11, पहली रो और पहले कॉलम का एलिमेंट। इस यहाँ पर जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, पहली रो और दूसरे कॉलम का A12। यहाँ पर जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, A21, दूसरी रो पहला कॉलम, और यहाँ पर जो होगा वो क्या नाम होगा, A22। तो अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इन सब की वैल्यू निकाल लूं, A11 निकाल लूं, A12 निकाल लूं, A21 निकाल लूं और A22 निकाल लूं, ठीक है, तो मुझे मैट्रिक्स मिल जाएगा ना, क्योंकि वैल्यूज यहाँ पे रख देंगे, मैट्रिक्स मिल जाएगा। सो A11 कैसे आएगा, इसके लिए देखो यहाँ पे कंडीशन दे रखी है। क्या कंडीशन है, ए आई जे इज इक्वल टू 2i-5j। तो A11 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू आई की जगह पर क्या दिया, देखो आई की जगह पे दिया है 1, तो यहाँ पर आई की जगह पे रखेंगे 1, 2 इंटू 1-5 इंटू जे की जगह पर क्या दे रखा है 1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1। आंसर क्या आएगा, 2-5 इज इक्वल टू -3। ठीक है, अगर A12 की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, i की जगह पर 1, j की जगह पर 2, तो हम लिखेंगे 2 इंटू आई की जगह पे 1 -5 इंटू जे की जगह पे 2, तो आंसर क्या मिलेगा, 2 - 10 दैट इज इक्वल टू -8। ओके, सो नाउ what will be the A21? So for A21 I is equal to 2 and j is equal to 1, so we will write A21 इज इक्वल टू 2 इंटू आई की जगह पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, -5, और जे की जगह पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 5 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 2 4 -5 दैट इज इक्वल टू -1। ठीक है, अगर ये 2 2 की बात करें तो हम यहाँ पे आई की जगह पर भी 2 रखेंगे, जे की जगह पर 2 रखेंगे, तो क्या होगा, 2 इंटू 2 -5 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4 -10 इज इक्वल टू -6। ठीक है, तो अगर ये सारी वैल्यूज में पुट कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा मैट्रिक्स ए, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, पहला एलिमेंट आया -3, A12 आया कितना -8, A21 आया कितना -1 और A22 आया -6। तो ये हमारा क्या हो गया, 2x2 का मैट्रिक्स ए हमको मिल गया। तो आप लोग को इतना तो समझ में आया होगा कि जो फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम है, जो सबसे इजी प्रॉब्लम है, ठीक है, फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम इस कॉन्सेप्ट पर होगी, ऐसे डेफिनेशन ऑन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन किया गया है। तो मैट्रिक्स क्रिएट करना होगा, तो मेरे ख्याल से अब आप लोग क्रिएट कर लेंगे। मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए हमको केवल उसके एलिमेंट्स की वैल्यू चाहिए, और एलिमेंट्स की वैल्यू हम यहाँ से इजिली निकाल सकते हैं, हमको जो रिलेशन दिया होगा। ठीक है, सो अगर मान लो मुझे इसी क्वेश्चन में ए जो है वो 3x3 का निकालना होता तब, तो ए 3x3 क्या होता जरा बताओ, इसमें 3 रो और 3 कॉलम होते। तो अगर मैं पहली रो की बात करूं A1, तो
पहला कॉलम भी लेंगे तो A11 हो जाएगा, पहली रो हो और दूसरा कॉलम हो A12 हो जाएगा, पहली रो होगी और तीसरा कॉलम होगा तो A13 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इसमें ये 3 एलिमेंट आ गए इधर। ऐसे ही हम दूसरी रो लेंगे तो पहला कॉलम, दूसरी रो लेंगे दूसरा कॉलम, दूसरी रो लेंगे तो तीसरा कॉलम। ठीक है, ऐसे ही तीसरी रो लेंगे पहला कॉलम, तीसरी रो लेंगे दूसरा कॉलम, तीसरी रो लेंगे तीसरा कॉलम। तो इस तरीके से इतने एलिमेंट्स होंगे। कितने एलिमेंट्स होंगे? नंबर ऑफ, अगर एलिमेंट्स पूछा जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू क्या होगा? ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर का जो क्रॉस है उसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना। सो अगर ये m क्रॉस n का है, सो m क्रॉस n, m गुड़े n यानी कि mn नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, किसी भी सेट में। सो अगर यहाँ से A11 निकालना हो, A12 निकालना हो, A13 निकालना हो, T1 A22, तो इतना तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं ना क्वेश्चन में। इन सब की वैल्यू आप निकाल लें, इन सब की वैल्यू और कैलकुलेट कर लें, उसको पुट कर दें, तो आपको क्या मिल जाएगा? 3x3 का मैट्रिक्स मिल जाएगा। ये 3x3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, सो ये बेसिक डेफिनेशन पे क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिया हूँ, एक क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है एग्जाम्पल 8.1। अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूँ तो यहाँ पर क्या बोला गया है, जरा आप लोग ध्यान से देखें। एग्जाम्पल 8.1, इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट, किसी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं? 8 एलिमेंट्स हैं। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो अभी अभी हम लोगों ने बात किया नंबर ऑफ एलिमेंट्स की। तो किसी भी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं? जो उसकी ऑर्डर दे रखी है m इंटू एन, उसको मल्टीप्लाई करके जितना भी आए। सो यहाँ पे m गुड़े n जो है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, सो ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 8 हैं। m और n को मल्टीप्लाई करके 8 आ रहा है। तो बताओ m और n के जगह पर क्या क्या हो सकता है? कितने डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? अगर मैं m को 1 लूँ और n को मैं 8 लूँ तब 8 आ सकता है। वेरी गुड। ठीक है, ये एक चीज हो गई, अच्छी बात है। अगर मैं m की जगह पर 2 लेता हूं तो यहाँ पर मुझको क्या मिलता है? 4 मिलता है। ये एक कॉम्बिनेशन हो गया 8। क्या और कोई कॉम्बिनेशन होगा? नहीं होगा। अब मैं रिवर्स ऑर्डर में लिखूं, अगर मैं m को 8 ले लूं और n को 1 ले लूं तब भी 8 मिल जाएगा। अगर मैं m को 4 ले लेता हूं और n को 2 ले लेता हूं तब भी हमको 8 मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये 4 ही कॉम्बिनेशन हम लोग के पास हैं, 4 कॉम्बिनेशन है। ठीक है, जहाँ पे m की वैल्यू हम लोगों ने क्या ली? एक बार 1 ली, फिर 2 ली, ठीक है ना, फिर 8 ली और फिर 4 ली। ऐसे ही n की वैल्यू हम लोगों ने क्या ली? n की वैल्यू 8 ली, ठीक है ना, 4 ली, उसके बाद 1 ली, फिर 2 ली। ठीक है, तो इस तरीके से m और n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेकर के हम लोग 8 एलिमेंट्स बना लेंगे। 4 इंटू 2 8 एलिमेंट। ठीक है, व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या होगी? 1 इंटू 8, ठीक है ना, 1 क्रॉस 8, ठीक है, 2 क्रॉस 4, 8 क्रॉस 1 एंड 4 क्रॉस 2। तो ये होगी पॉसिबल ऑर्डर अगर 8 एलिमेंट उसमें है तो। ठीक है, जैसे कि 1 इंटू 8 का क्या मतलब है? एक रो रहे और 8 एलिमेंट रहे तो 8 एलिमेंट है सीधी में लिख दो। ठीक है ना, 2 रो रहे 4 एलिमेंट रहे तो एक रो में 4, दूसरे रो में 4, इस तरीके से 8 आ जाएंगे। सो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन हमारे पास हैं। ठीक है ना, 4 वेज हैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूँ, अभी अभी हम लोगों ने एकदम सॉल्व किया है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, सो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या बोला गया है? कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x2। 3x2 का मैट्रिक्स बनाना है तो सबसे पहली चीज की रो कितनी है? 3 है। तो 1 रो, ठीक है ना, सेकंड रो और थर्ड रो। मैं ऐसे बात करता हूँ, 1 रो, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो। यहाँ पे हमको एलिमेंट लिख रहे हैं और कितने कॉलम है? 2 कॉलम है, एक कॉलम ये और एक कॉलम ये लेता हूँ मैं। ठीक है, तो मैं अगर यहीं तक बनाता हूँ ऐसे, ठीक है, यहीं तक बनाता हूँ, अगर ये 2 कॉलम हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ एलिमेंट, तो पहली रो पहला कॉलम, पहली रो, ठीक है, दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम। तो ये होगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे यहाँ तक बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स, ये हो गया हमारा मैट्रिक्स। ठीक है, ये काम का नहीं है हमारे तो उसको हमने हटा दिया। सो ये हमारा क्या है? मैट्रिक्स है। अब हमको क्या क्या चाहिए? हमको A11 चाहिए। सीधी सीधी बात भाई, हमको क्या चाहिए? A11 चाहिए। और क्या चाहिए? A12 चाहिए, A21 चाहिए और A22 चाहिए, A31 और A32। ये इतनी वैल्यूज हमको जो है निकालनी है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारा मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, कितना ऑर्डर है इसकी? 3 इंटू 2, 3x2। ओके, सो अगर हम A11 कैलकुलेट कर लें, A12 कैलकुलेट कर लें और A21 कैलकुलेट कर लें, ऐसे ही A22, A31 और A32 इन सबको कैलकुलेट कर लें और यहाँ पर पुट कर दें तो हमारा जो है मैट्रिक्स बन जाएगा, है ना।
तो A11 कैसे निकलेगा? A11 के लिए यहाँ पर देखो, तो A11 के लिए यहाँ पर क्या दे रखा है, ये रिलेशन दे रखा है, इस रिलेशन से हमको वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, 1 के लिए बताओ i की वैल्यू क्या होगी और j की वैल्यू क्या होगी, 1 और 1। यहाँ पर i और j की जगह पर जहाँ i है और जहाँ j है वहाँ पर 1 और 1 रखेंगे, क्या आएगा आंसर, 2 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस 1। ओके, A12 की जगह पे i की जगह पे 1 और j की जगह पे 2, तो 2 इंटू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। उसके बाद A21 पे जाते हैं, i की जगह पे 2 रखेंगे और j की जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू आई की जगह पे क्या रखना है, 2 माइनस जे की जगह पे 1, तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 दैट इज 3। तो A22 के लिए हमने क्या रखा है यहाँ पे, 2i हो गया, 2 इंटू आई की जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो यहाँ रख दिया हमने 2 माइनस जे की जगह पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, जे की जगह पर भी रखा जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू प्लस 2। ओके, अब यहाँ पे देखो A31, यहाँ पे क्या है, आई की जगह पे 3 है, जे की जगह पे 1 है, तो यहाँ पे जब पुट करेंगे 2i का मतलब 2 इंटू आई की जगह पे 3 और माइनस जे मतलब 1 माइनस 1, कितना हो जाएगा, 6 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू प्लस 5। ओके, और ए थ्रू 3 2 का मतलब आई की जगह पे 3 और जे की जगह पे 2, सो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा, प्लस 4। तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी, ठीक है, सारी वैल्यू आ गई ना, A32 की वैल्यू आ गई, ये प्लस 5 आ गया, ये प्लस 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 0 आ गया और ये 1 आ गया। अब अगर मैं मैट्रिक्स इसको ए ले लूँ तो ए मैट्रिक्स हम कैसे बनाएंगे, ए मैट्रिक्स हम लोग ऐसे लिख देंगे, ठीक है, किस तरीके से, A11 की जगह पे हम लिखेंगे +1 ठीक है, A12 की जगह पे क्या लिखा जाएगा, 0। उसके बाद A21 का मतलब क्या आ जाएगा, 2 दूसरी रो और पहला कॉलम, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, A22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, क्या हो जाएगा, A22 की जगह पे है 2 लिख दिया यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4, तो ये हमारा क्या हो गया, मैट्रिक्स। तो इस तरीके से ये 3x2 का मैट्रिक्स है, यहाँ पे 3x2 लिख देंगे, ठीक है। सो इस तरीके से हम इस टाइप की प्रॉब्लम को लगाते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, अभी तक हम लोगों ने बेसिक चीजें एकदम देखी कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स को समझा, ठीक है, मैट्रिक्स को कैसे लिखा जाता है, ठीक है, इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और उसके अंदर इसके एलिमेंट होते हैं A i j, आई क्या होती है, रो को इंडिकेट करती है कि कौन सी रो में एलिमेंट है। कुल मिला के A i j क्या होता है, A i j एलिमेंट की लोकेशन को बताता है, कहाँ पर, एलिमेंट की लोकेशन को, लोकेशन ऑफ द एलिमेंट इन द एरे ऑफ कॉलम्स एंड रोज। तो वहाँ पे लोकेशन क्या है वो बताएगा कि ith रो पे और jth कॉलम पे हमारा एलिमेंट सिचुएटेड है, ठीक है। सो अभी तक हम लोगों ने ये चीज देखी और बेसिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन पर जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम लोगों ने देखे। इस टाइप की और भी प्रॉब्लम्स आप लोगों की बुक्स में दी होंगी, ठीक है। सो वो आप देखिए, आप इसको रिवाइज करिए और ये कॉन्सेप्ट मजबूत करिए, ठीक है। देखो ये मेन चीज नहीं होती कि हम लोग ने कितना प्रॉब्लम अभी करी, हमारे लिए मेन चीज ये है कि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को कितना ज्यादा डेवलप किया, ठीक है, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को कितना ज्यादा अच्छे से डेवलप किया।